नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर के कोलकाता के छात्रों का न बनना अभियान आज। मार्च को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस की तैनाती। राज्यपाल ने छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने की अपील की। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन। 18 सितंबर को 24 सीटों पर मतदान। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव। वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर में भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ की वजह से कई ट्रेन भी रद्द। अयोध्या में 4 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला मुस्लिम युवक गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारी। तनाव को देखते हुए कुंभिया गांव में पुलिस तैनात। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाइडेन हैरिस प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, कोविड संबंधी पोस्ट को हटाने के लिए बार बार दबाव बनाया और रिपब्लिकन पार्टी ने मेटा सीईओ के बारे में पत्र की जानकारी दी। और यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच ने पहले दौर में सीधे सेट्स में जीत के साथ दूसरे दौर में बनाई जगह। महिला एकल में आर्यन सवालेंका दूसरे दौर में पहुंची हैं। ये कुछ आज की बड़ी खबरें जिन पर हमारी निगाह रहेगी। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में छात्र समाज के न बनना मार्च को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। आज होने वाले इस मार्च को रोकने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। ड्रोन्स, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले तक तैनात किए गए हैं। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की पूरी तैयारी छात्रों की है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल छात्र संगठन का ये न बनना मार्च आज निकाला जा रहा है। छात्र समाज ने ये मार्च आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं छात्र। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर ये छात्र संगठन उभरा और ममता सरकार ने इस मार्च को अवैध करार देते हुए कहा कि उसे शरारती तत्वों द्वारा अशांति फैलाने की खुफिया जानकारी मिली है। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही ये भी कहा कि दोषियों को लगातार सरकार बचाने के लिए प्रयास कर रही है, जांच को प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए लोग निराश हो रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जारी है। यह विरोध प्रदर्शन केवल कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला बीते दिनों। और न बनना अभियान को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके लिए शहर में 6000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेटिंग की गई है। महत्वपूर्ण जगहों पर 5 एल्यूमिनियम बैरिकेटिंग लगाई गई है। न बनना भवन के बाहर 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पूरे दिन पुलिस कंट्रोल रूम से कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नरेट क्वार्टर्स मिराज खालिद सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रहे हैं। पहले ही कोलकाता में विभिन्न जिलों से अतिरिक्त बल बुला लिया गया है। हालात को काबू में करने के लिए कॉम्बैट फोर्सेस, आरएएफ, क्यूआरटी, एचआरएएफएस, वाटर कैनन तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस ने न बनना अभियान के आयोजकों से उन नेताओं की जानकारी मांगी है जो इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, न बनना मार्च के लिए अनुमति नहीं ली गई, ये कोलकाता पुलिस का कहना है। जबकि मार्च कर रहे छात्रों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका अधिकार है। कोलकाता पुलिस ने इस न बनना अभियान प्रदर्शन को अवैध बताया है। उधर बीजेपी का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन से पुलिस रोक नहीं सकती। न बनना मार्च को लेकर के बीजेपी और टीएमसी में अब रार की स्थिति आ गई है। दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर यही कि पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ आज एक बड़ा प्रदर्शन होना है जिसे न बनना मार्च कहा जा रहा है। लेकिन कोलकाता को इससे पहले एक अभेद्य किले के रूप में बदल दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है।
लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। नाल घोष क्या बोलते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को कटघरे में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं, एविडेंस खत्म कर देंगे। कोई लिखित आवेदन नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। आंदोलन की आड़ में कोई दुष्कृति या कोई भी आदमी हिंसा फैलाना चाहता है या कुछ गड़बड़ करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और जो भी आप करना चाहते हैं कानून को मान कर करें। प्रोसीजर नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका ये जो नबानो अभियान है ये बेआईनी है। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर के नबन्ना मार्च के मद्देनजर लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority. Remember that. और इस पूरे मामले पर कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत जी वक्त निकालने के लिए। ये अचानक पुलिस का रवैया इतना सख्त क्यों नजर आ रहा है और अभी क्या स्थिति है? शायद आप घटनास्थल पर मौजूद हैं। अजय, ये एकदम जो पहला सवाल आपने पूछे हैं वो एकदम जायज सवाल है कि पुलिस को अगर मानना है, प्रशासन को अगर मानना है कि ये कुछ भी नहीं है, तो आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे एक ही जगह पे मैं खड़ा हूँ। ये सेकंड हुगली ब्रिज, पहले तो मैं कैमरामैन को बताऊं कि इस तरफ करे। ये जो सेकंड हुगली ब्रिज आप देख पा रहे हैं, यहाँ की शुरुआत है। ये ब्रिज पार करके ही वहां पे नवान्न है, मतलब जो आजकल प्रदेश सरकार की सेक्रेटेरिएट है। तो मार्च है नवान्न के लिए। और मैं इस तरफ देखिए, इस तरफ की हाल क्या है। ये किले सुबह से कह रहे थे जब किले बंदी है, तो ये एक तरफ के किले बंदी है। ये एक जगह की बात मैं कह रहा हूं जो कोलकाता की जू है उसके बाजू में, और ये जो सेकेंड हुगली ब्रिज है ये इसकी शुरुआत में ये जो किलेबंदी हम दिखा रहे हैं, ये किलेबंदी करीब करीब हर जगह पे चारों तरफ, कोलकाता की चारों तरफ और नवान्न की चारों तरफ इस तरह की किलेबंदी किया गया है। अब ये समझना है कि अगर ये जो छात्र की नवान्न अभियान है ये कुछ भी नहीं है, तो इस तरह की किलेबंदी का क्या जरूरत है? ये आपकी जो पहला सवाल है पूरी तरह से जायज है अजय। लेकिन प्रसन्नजीत, इतना डर क्यों है सरकार में? सरकार अपनी तरफ से अगर कोशिश कर रही है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, अगर उन्होंने सीबीआई को मामला सौंप दिया है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए छात्र, अभी ये सोशल मीडिया पर ये ग्रुप बना और वो अगर शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाह रहे हैं, तो इतनी घबराहट क्यों आ रही है सरकार के अंदर? देखिए, जो थोड़ी देर पहले आपने जिस पुलिस आधिकारिक का बाइट सुनाया वो मनोज वर्मा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है। उनका ये कहना है कि कुछ ऐसे तत्व इस क्या कहते हैं मार्च के अंदर घुसकर, इस आंदोलन के अंदर घुसकर यहाँ पे कुछ अशांति फैला सकते हैं। अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब को ये सब कुछ पता है तो वहां पे प्रिवेंटिव नेचर क्या है, प्रिवेंटिव काम क्या किया गया है? अगर प्रिवेंटिव काम किया गया है तो इस तरह की जो भीड़ है पुलिस की, वो भीड़ का कोई जरूरत नहीं थी। तो यही सवाल है कि किसी न किसी जगह पे शासन और प्रशासन को, मैं दोबारा दिखाने की बात कहूंगा कि शासन और प्रशासन को कुछ ना कुछ डर तो लगा है और इसका कोई कारण उनकी तरफ से बताया नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी डर है। डर ये है कि जिस तरह से सच्चाई को दबाने की कोशिश
किया है अब लोगों को पता चल गया है और लोग इसका जवाब मांगने लगे हैं। और शायद डर इसीलिए है कि साधारण जनता, जो बंगाल की जनता, वो अगर ये आंदोलन में आ जाए तो पुलिस के लिए जवाब देना या सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल है। इसीलिए पहले से ही ये थ्योरी खड़ा करने की कोशिश किया गया कि आंदोलन की आड़ में कुछ बाकी एंटी सोशल लोग घुस के कुछ अशांति फैलने का काम करेंगे, जो हो सकता है कि एक एलिबाई है अजय। लेकिन प्रसन्नजीत जी, अब ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या मार्च निकलेगा भी या नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि कब से कब तक निकलना था, कहां से कहां तक निकलना था, उसका शेड्यूलिंग, और उसके बाद क्या वाकई ये मार्च निकल पाएगा या उसको निकलने से पहले ही अब पुलिस ने एक तरह से उस पर बंदिश लगा दी है, लगाम लगा दी। अजय, यहाँ पे मैं एक बात बताऊं कि ये जो पुलिस का बंदोबस्त है, ये देखकर पता चलता है कि जिस तरह से छात्र समाज की तरफ से गेरिला वॉरफेयर टाइप का कुछ बंदोबस्त किया गया है, इसके बारे में पुलिस को भी शायद ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए पुलिस की तरफ से जो करने की कोशिश किया जा रहा है कि नवान्न पहुंचने की जितने सारे रास्ता है, जितने सारे, ये हम कोलकाता की तरफ खड़े हैं, उस तरफ जो जब मैं बता रहा था कि उस तरफ ये ब्रिज के उस पर हावड़ा है, तो ये हावड़ा की तरफ से जो नवान्न जाने की रास्ता है या हावड़ा स्टेशन से जो नवान्न जाने की रास्ता है, ये सब कुछ यहाँ जो साउथ ईस्टर्न रेल की जितने सारे स्टेशन है वहां से नवान्न जाने की जो जगह है, सारे के सारे किलेबंदी कर दिया गया है। तो इसीलिए कर दिया गया है कि पुलिस को पता ही नहीं है कि किस तरफ से गेरिला की तरह ये सारे जो आंदोलनकारी है ये पहुंच जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन को एक बात दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो ब्रिज आप देख पा रहा है, ब्रिज के ऊपर किस तरह से वहां पे बैरिकेड लगाने की तैयारी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ब्रिज के ऊपर भी बैरिकेड लगाया जाएगा, मतलब थोड़ी देर में इस ब्रिज को भी बंद कर दिया जाएगा, मतलब कोलकाता को पूरी तरह से बाकी दुनिया से अलग किया जाएगा। तो ये जो तरीका है, ये तरीका एक डर लगने की माहौल है। एक तरफ इतना पुलिस, एक तरफ इतना बैरिकेडिंग, ये चारों तरफ से पूरे कोलकाता आइसोलेट करने की कोशिश है कि जो आंदोलनकारी है वो पहुंच ना पाए या पहुंचने की कोशिश करे तो उसे बीच रास्ता में रोका जाए। और थोड़ा इस तरफ जाएंगे तो पुलिस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट भी जारी है कि धारा 163 बीएनएस का लगाया गया है, इसीलिए आप अगर कोशिश करें कि 5 से ज्यादा यहाँ पे असेंबल होने का तो हमें सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि सख्त कार्रवाई करना जरूरी है, लेकिन इस सवाल का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है कि जब गवर्नर हाउस के सामने पहले धारा 144 और अभी बीएनएस का धारा 163 लागू रहता है, वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सांसद अभिषेक बनर्जी 100 कैसे धरने पे बैठते हैं। तो ये इतने सारे सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है, इसीलिए ना पुलिस इतना कुछ इंतजाम किया है। प्रसन्न जी, ये समझाइए कि इसमें राजनीतिक जो बयानबाजी है वो क्यों शुरू हो गई है? क्या छात्र संगठनों का जो संबंध है वो बीजेपी से है सीधे तौर पर? अगर बीजेपी से है तो फिर इस पे बीजेपी का स्टैंड क्या है, और अगर नहीं है तो फिर टीएमसी या फिर जो राज्य में सत्ता में बैठी सरकार है वो क्यों इसको राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश कर रही है? देखिए अजय, एक बात सीधी तरह से समझना चाहिए कि जो लोग भी होते हैं, वैसे हम क्या बोलता है कि बंगाल में लोग राजनीति के बारे में काफी सचेतन है। इंसान हो सकता है उनके तृणमूल के साथ थोड़ा सा लगाव है, बीजेपी के साथ थोड़ा सा लगाव है, कांग्रेस के साथ थोड़ा सा लगाव है, या वाम मोर्चे के साथ थोड़ा सा लगाव है। इसका मतलब नहीं है कि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन किसी एक पार्टी का है, या जो ये आंदोलन का जो लोग नेतृत्व दे रहे हैं उनका अगर कोई संबंध है बीजेपी के साथ या तृणमूल कांग्रेस के साथ, तो मतलब क्या कि आंदोलन बीजेपी का है या तृणमूल कांग्रेस का है। ये एक्चुअली पुलिस की तरफ से और ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से ये पूरे जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम को एक राजनीति का रंग देने का कोशिश, क्योंकि अगर राजनीति का रंग लिया जाए तो इसीलिए प्रशासन और शासन के लिए इसका मुकाबला करना आसान है, क्योंकि 14 तारीख रात को प्रशासन को समझ में आ गया था कि ये आम जनता की आक्रोश है। इस आक्रोश को अगर किसी राजनीति की अंदर दायरे में ढकल दिया जाए तो प्रशासन और शासन के लिए
ये पूरी स्थिति को मुकाबला करना आसान हो जाएगा अजय। इसीलिए इतना राजनीतिक बयानबाजी का खींचातानी। लेकिन ये छात्र समाज है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्यों जरूरत पड़ी? और छात्र समाज के जो नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सायन लाहिड़ी का नाम आ रहा है, जो संगठन के प्रवक्ता बताए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने तो पुलिस को ईमेल करके जानकारी दी, पुलिस कह रही है हमसे कोई भी बात या फिर इजाजत शायद नहीं ली गई होगी, लेकिन जानकारी उनको दी गई। तो ये जो विरोधाभास है दोनों पक्षों से, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं अजय, एक बात समझ लीजिए कि इस तरह की धरना प्रदर्शन का या इस तरह की अभियान का अनुमति किससे लेंगे? जो सरकार के खिलाफ अभियान है, जो पुलिस के नाकामी के ऊपर खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन है, तो उसी पुलिस से संगठन कभी अनुमति नहीं लेते हैं, परमिशन नहीं लिया जाता है। ये इंटीमेशन की काम है, तो इंटीमेशन इन लोगों ने दिए हैं। अब पुलिस का काम है कि उस इंटीमेशन को किस तरह से बताया जाए कि परमिशन लेना चाहिए, परमिशन नहीं लेना चाहिए, हमने इसको बेआईनी करार दिया है। आईनी करार आप कैसे देंगे? चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन है, इसे पुलिस ने किस तरह से आईनी बता सकती है? नहीं बता सकती है, ये बेआईनी होना ही है। इसीलिए कोई परमिशन और इंटीमेशन के बीच में फंसने का कोई जगह नहीं है। और ये छात्र समाज ये इसीलिए जागरूक हो गया है क्योंकि एक लेडी डॉक्टर जो छात्रा भी थी, उनका जो दर्दनाक मौत, उस मौत के खिलाफ पूरे बंगाल की छात्र समाज, पूरे देश की छात्र समाज आक्रोशित है। और इसीलिए इस तरह की जो प्रदर्शन है उसका तैयारी किया गया है, पूरे सोशल मीडिया पर खबर फैलाकर। अजय, आपने कहा कि सोशल मीडिया का सहारा जरूर लिया गया और इस नमन्ना अभियान में शामिल होने के लोगों के साथ भी अपील की गई, लेकिन ये छात्रों के अलावा क्या ऐसा लग रहा है प्रसन्नजीत जी कि आपको आम जनता भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए मन बना रही है, या फिर ऐसी भी खबरें हैं कि आम लोग भी शामिल हो सकते हैं इन छात्रों के साथ, या केवल छात्र समाज तैयारी कर रहा? और ये भी कि क्या केवल नबन्ना यानी राजभवन है वहां से मार्च निकाला जाएगा, या शहर के कुछ और हिस्सों से भी जुलूस निकाले जा सकते हैं? शहर के कुछ जगह से मार्च निकाला जाएगा, कोलकाता की कुछ जगह से मार्च निकाला जाएगा। उस तरफ इस यहाँ से आधा किलोमीटर दूर ही गंगा नदी है, गंगा नदी की उस पर जो हावड़ा है जहाँ पे ये सेक्रेटेरिएट है, वहां से भी मार्च निकाला जाएगा। हावड़ा स्टेशन से भी मार्च निकाला जाएगा। जो दूर दूर जगह से ट्रेन चढ़ के आएंगे, हावड़ा स्टेशन में उतरेंगे, दूर दूर जगह से आके सातरागाछी बोल के एक जगह है वहां पे उतरेंगे। और इसीलिए ये चारों तरफ से जुलूस निकालने की पूरी खबर हमारे पास है। अब देखने का है कि किस तरह से किया जा रहा है, और इसीलिए हर जगह पे पुलिस का बैरिकेडिंग किया गया है। और मैं आप जो सवाल पूछ रहे थे उसमें मैं बताऊं कि जो वामपंथियों की तरफ से बताया गया कि वो इस प्रदर्शन में नहीं है, लेकिन मैं सैकड़ों वामपंथी का फोन हमें कल मिला है कि हमारे नेता ये गलत काम किया है, हम तो कोशिश करेंगे इस प्रदर्शन में रहने के लिए। और आम जनता जिस तरह से 14 अगस्त रात को पूरे कोलकाता में निकल के आए थे, तो इसी तरह से आज भी इनका कहना है कि हम निकल के आएंगे। अब शायद इसीलिए पुलिस ने डराने की काम किया है, क्योंकि आम जनता को डराना, जिस भाषा में डराना चाहिए उस भाषा में डराने की कोशिश कल पूरा दिन पत्रकार वार्ता करके पुलिस की तरफ से किया गया है। अब दिखना है जो मन बनाया है, जो इस आक्रोश में, इस घटना से आक्रोशित है, वो किस तरह से इस प्रदर्शन में भाग लेते हैं। अजय, प्रसन्नजीत जी, अंतिम सवाल और फिर से मैं मूल सवाल पर आता हूं वापस अपने दर्शकों के लिए। आपने बहुत डिटेलिंग में जानकारी दी, उसका शुक्रिया। लेकिन एक ऐसा संगठन जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसने एक सूचना दी कि हम कुछ जगहों से मार्च निकालना चाह रहे हैं, और पूरे देश में किस मुद्दे पर मार्च निकाला जा रहा है ये सभी को पता है। पूरे देश में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये भी मालूम है। यहाँ तक कि विदेशों में भी हमने देखा है कि इस मुद्दे को लेकर के भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन किए गए। अब बंगाल सरकार कह रही है कि यह हमें अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक अपंजीकृत संगठन जो अभी थोड़े दिन पहले छात्र समाज के नाम से सोशल मीडिया पे आया, वो सरकार को कैसे डिस्टेबलाइज कर सकता है, और वो भी इतनी मजबूत सरकार जो ममता जी चला रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके पास 213 सीट है, और उसको किस तरह से ये पुलिस का बंदोबस्त क्यों करना पड़ा, ये एकदम ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी दे सकती है। क्योंकि एक्चुअली मुश्किल, एक और बात बताओ, ये जो ममता बनर्जी और इनका जो पार्टी है, जो ग्रेटर बंगालिस्तान की बात करते हैं ना,
तो इन लोग डर, इस तरह के डर इनकी मन के अंदर है कि थोड़ी दिन पहले बांग्लादेश में जो कुछ हुआ शायद बंगाल में वो पश्चिम बंगाल में वही होने जा रहा है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हिंदुस्तान की बीच में एक सिर्फ प्रदेश है पश्चिम बंगाल, इसीलिए ऐसा समझना ठीक नहीं है, इस कारण डरना ठीक नहीं है कि किसी नेबरिंग स्टेट में, नेबरिंग कंट्री में कुछ हुआ है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं, यहाँ पे लोग लोकतंत्र के हिसाब से जाते हैं और इसीलिए लोकतंत्र पसंद करते हैं, इसीलिए ना इस 200 से ज्यादा सीट मिलकर तृणमूल कांग्रेस ने अपना सरकार बनाई है। डर इसी बात की है कि जिस तरह से असली घटना को छिपाने की कोशिश किया है, अब ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि ये करने की कोशिश के बाद जो कुछ भी हुआ है वो लोगों की दिल तक पहुंच गया है। अपने बेटी का इस तरह से मौत होना, बंगाल की मां बहनें कुछ भी इस बात को सही तरीका से नहीं ले पा रहा है। ये देखिए पूरे रास्ता अभी बंद कर दिया गया, अब यहाँ से कोई आवाजाही नहीं है, अब यहाँ से किसी को नवान्न की तरफ जाने का कोई मौका नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कोई अलग आदमी हो। अब धीरे धीरे वक्त आने लगे हैं कि जो लोग मोर्चा निकालेंगे उस लोगों को रोकने के लिए आखिर तक ये रास्ता भी बंद कर दिया गया। लेकिन इस तरह से लोकतंत्र की रास्ता बंद किया जा सकता है कि नहीं, ये सवाल है। आगे इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे अजय। लेकिन क्या आम जनजीवन को भी प्रभावित हुआ है इस पूरे मार्च के आह्वान से? पूरे शहर की क्या स्थिति है? क्या अलग अलग जगह बैरिकेडिंग लगाए जाने की वजह से यातायात में या फिर जो ऑफिसेज जा रहे होंगे लोग, मौसम की वजह से परेशानियां हो रही हैं? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या आम जनजीवन प्रभावित हुआ है? कि अगर बैरिकेडिंग है, इस तरह की अगर बैरिकेडिंग है तो साधारण लोगों को पैदल जाना भी मुश्किल है। तो ये बैरिकेडिंग आम जनता को जो जनजीवन है वो भी प्रभावित कर रहा है। और सिर्फ ये तो हम एक जगह पे है, काफी जगह पर इस मार्च के खिलाफ, इस मार्च को रोकने के लिए जिस तरह से बैरिकेडिंग, ये पुख्ता बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं। इसके अलावा इस तरफ देख सकते हैं कि जैसे बाकी जो गार्ड रेल होता है, गार्ड रेल भी यहाँ पे रखा गया है, ये सब भी इस्तेमाल किया। काफी संख्या में लेडी पुलिस रखा गया है, काफी संख्या में जो सिविक वॉलंटियर है उसे रखा गया है। तो आपने बताया है कि 6000, तो 6000 इस तरफ कोलकाता में, 2000 उस तरफ जिसको कहते हैं हावड़ा उस तरफ, तो करीब कुल मिला के 8 से 10,000 जो पुलिसकर्मी है, ऊपर की जो ऑफिसर्स है, मतलब डीसी रैंक की, डिप्टी कमिश्नर रैंक की जो ऑफिसर है, एडीजी रैंक की जो ऑफिसर्स है, ये सबको इसी काम पे लगाया गया है। और जनता की जो आवाज है इसे दबाने के लिए, जनता की जो आक्रोश है उसे दबाने के लिए ये सारे तरीका अपनाया गया है तृणमूल कांग्रेस की सरकार और चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर ममता बनर्जी की तरफ से अजय। लेकिन प्रसन्न जी, सरकार तो इतना कर रही है, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री को कि रेप के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनना चाहिए, बेटियों को न्याय दिया जाना चाहिए। सीबीआई को उन्होंने जांच भी सौंप दी है कि भाई अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, राज्य की सरकार के हाथ में नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं कि जो मार्च निकालना है तो आपको सीबीआई दफ्तर से निकालना चाहिए, आप हमारे यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं? तो इतने बड़े बड़े कदम उठाने के बाद क्या राज्य की जनता को उन पर विश्वास नहीं है? क्यों ये छात्र समाज कह रहे हैं कि नहीं भाई हमको शांतिपूर्ण आंदोलन की इजाजत दीजिए? अजय देखिए, पहली बात सीबीआई को ये जांच सौंपा गया है अदालत की तरफ से, लोगों की गुस्सा उसी पे है, पहली बात। दूसरी बात है कि जिस तरह से कि लोगों की मन में ये आ गया है कि खासकर से कल जो वीडियो वायरल हुआ है कि 9 तारीख सुबह उसी सेमिनार हॉल में ये सारे जो लोगों के खिलाफ आरोप है वो सारे लोग अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं, जहां से 2 मीटर दूरी पर शायद उस पीड़िता की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो अब कहना, लोगों की मन में ये आक्रोश है, इस आक्रोश को कम करना शायद इसका कोई रास्ता ममता बनर्जी का दिमाग में नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी इस तरह से जनता की आक्रोश कभी देखी नहीं है, क्योंकि उनको पिछले 40 साल की राजनीति में सिर्फ जनता की समर्थन मिले हैं, कभी आक्रोश का सामना उनको नहीं करना पड़ा। और इसीलिए ये जो तरीका है इसको कैसे शांत किया जाए ये तरीका उनको मालूम नहीं है। और इसीलिए चाहे जो भी किया जाए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन ये ममता बनर्जी का सिलेबस से बाहर है कि इस तरह के आक्रोश को कैसे चुप कराया जाए। अजय रंजीत जी, अंतिम सवाल, क्या कोई समय निश्चित है कि कितने समय, कितने बजे ये मार्च अलग अलग जगह पे निकाला जा सकता है?
और पिछले दिनों हमने एक तस्वीर भी देखी थी, इसमें ममता जी खुद सड़क पे आ गई थी विरोध प्रदर्शन करते हुए, तो वो भी तो शायद इसी मुद्दे पर। नहीं, उसमें क्या है कि उसमें यह है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी होम मिनिस्टर ममता बनर्जी को कहा कि हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन निकाले। तो ये एक अजीब सा तरीका है, ये छोड़ दीजिए। लेकिन जो छात्र समाज है वो 12 बजे के बाद किसी भी समय पे अपना मोर्चा निकालेंगे, ऐसा हमारे पास खबर है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत जी, आप नजर बनाए रखिए। और जिस तरह से आपने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से ममता जी ने भी जुलूस निकाला था और सभी लोगों ने उससे देखा भी था उन तस्वीरों को, तो शायद इन छात्र समाज के जो प्रदर्शन है उसको भी जो सरकार अनुमति देगी और किसी तरह की कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जाएगी, जैसा कि माननीय राज्यपाल ने भी अपील की है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आगामी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का विधानसभा चुनाव है और प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे सभी राजनीतिक दलों ने इस चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस चरण में अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आज नामांकन दाखिल करने के बाद कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 30 अगस्त है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में गठबंधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इसके तहत त्राल से सुरिंदर सिंह चन्नी, देवसर से अमानुल्लाह मंटू, दुरू से गुलाम अहमद मीर, अनंतनाग से पीरजादा मोहम्मद सैयद, इंदरवाल से शेख जफरुल्लाह, भद्रवास से नदीम शरीफ और डोडा से शेख रियाज, डोडा वेस्ट से डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत और बनिहाल से विकार रसूल बान को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस 32 सीटों पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट्स पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 18 उम्मीदवारों की पहली सूची को जारी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सेवानिवृत्त जस्टिस हुसैन मसूदी को पंपोर, मोहम्मद खलील बंद को पुलवामा, मोहिउद्दीन मीर को राजपुरा, शौकत हुसैन गनी को जैनपुरा, शेख मोहम्मद रफ़ी को शोपिया, सकीना इट्टू को डीएचपुरा, पीरजादा फिरोज़ अहमद को देवसर, चौधरी ज़फ़र अहमद को लारनू और अब्दुल मजीद लारसी को अनंतनाग पश्चिम और डॉक्टर बशीर अहमद बीरी को बिजबेहरा विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्व प्रमुख सुदेश महतो ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन की पुष्टि की है। सुदेश महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की। बैठक में झारखंड के विकास, वर्तमान राजनीतिक हालात और आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर आज सुप्रमुख ने कहा कि एनडीए सरकार झारखंड राज्य के लिए आवश्यक है और हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। उधर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में घोषणा कर दी है। चंपाई सोरेन ने उनके साथ कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात भी की। हाल ही में चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया था। उधर बहुजन समाज पार्टी की आज लखनऊ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मायावती को फिर से एक बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की संभावना है। मायावती 2003 से लगातार पार्टी के अध्यक्षा हैं। इससे पहले बीएसपी ने कल मायावती के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की खबरों को अफवाह बताया और कहा कि जब से आकाश आनंद को किसी विशेष परिस्थिति में बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया गया है, तब से विरोधी इस तरह की फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को
कई और राज्यों के चुनाव प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी उनका कद पार्टी में बढ़ाया जा सकता है। इस बैठक में केंद्रीय और प्रदेश यूनिट के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया। अयोध्या में भदरसा मोइन खान रेप कांड की हलचल अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि एक बार फिर से 4 साल की मासूम से रेप का एक मामला सामने आया है। महाराजगंज के कुंभिया गांव में 4 वर्ष की एक दलित बालिका के साथ पड़ोसी मुस्लिम युवक पर हैवानियत करने का आरोप लगा है। रेप करने वाला उसी गांव का रहने वाला है। वो पड़ोसी 35 वर्ष का है, नाम सलमान बताया जा रहा है। हालांकि अयोध्या पुलिस ने कुछ ही घंटे में थाना क्षेत्र के ही ऐसी आलापुर गांव के पास मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भाग रहे आरोपी सलमान ने पुलिस की टीम पर फायर भी की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी सलमान के पैर में लगी है। गांव के प्रधान ने बताया कि 4 साल की बालिका अब 4-5 घंटे तक अपने घर वापस जब नहीं आई तो उसकी तलाश की गई, जो सलमान के घर के पास मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मासूम को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तनाव को देखते हुए गाँव में अब पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। और सपा नेता गैंगस्टर रजा मोहम्मद की बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के बाकरगंज इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और ये भी खबर है कि फरीद अहमद, रजा मोहम्मद और आयशा खातून के नाम पर बहुमंजिला इमारत थी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। रजा मोहम्मद के ऊपर विभिन्न धाराओं में लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि 21 अप्रैल 2022 को उप जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध इमारत को गिराने का निर्देश दिया था और यह भी जानकारी है कि बिना नक्शा पास किए ये बहुमंजिला व्यावसायिक इमारत बना दी गई थी। मौसम विभाग ने गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण भीतरी कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। उधर दक्षिण भारत में भी अगले 3 दिनों के दौरान केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। और देश में इन दिनों कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही, खासतौर पर गुजरात में आसमान से मानो आफत बरस रही है। वडोदरा में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जल भराव हुआ है। विश्वामित्री नदी के उफान पर होने से वडोदरा के रिहायशी इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। लगातार भारी बारिश की वजह से जलाशय और प्रतापपुरा जलाशय से पानी विश्वामित्री नदी में छोड़ा गया। भारी बारिश की वजह से वडोदरा के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में जल भराव देखा गया। अरावली में भी भारी बारिश हो रही है। अहमदाबाद में तेज हवा और बारिश की वजह से जूना वाइड्स गांधी आश्रम रोड पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है। पेड़ को हटाने का काम जारी है। भारी बारिश की वजह से गांधीनगर के कई इलाकों में जल भराव देखा गया है, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद में संत सरोवर बांध के 5 गेट खोले गए। गुजरात के वडोदरा में 28 सेंटीमीटर बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि आज सुबह 5:30 बजे तक गुजरात के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हुई है। वडोदरा, राजकोट में 19 सेंटीमीटर, अहमदाबाद में 12, भुज और नालिया में 8 सेंटीमीटर, ओखा और द्वारका में 7 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। वहीं पोरबंदर में 5 सेंटीमीटर भारी बारिश हुई है। भारी बारिश की वजह से संत सरोवर बांध के 5 दरवाजे खोलने पड़े। और सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के कई सारे इलाकों में जो बारिश का कहर है वो लगातार जारी है। और ये जो वेदर अपडेट दिया गया है उसमें भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है गुजरात रीजन में अलग अलग क्षेत्रों में। और अहमदाबाद से हमारी संवाददाता मेघना देव इस मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं। मेघना, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। क्या कुछ खबर है और अभी स्थिति क्या और भी ज़्यादा खराब होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए अजय, अभी जो फिलहाल स्थिति है
बाद में अगर देखें तो थोड़ी बारिश की जो हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और जो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन तक बारिश रहेगी। तो एक चीज ये देख सकते हैं कि बारिश रुकी नहीं है, लगातार हो रही है, कभी धीमी होती है, कभी तेज होती है, लेकिन बारिश रुकी नहीं है, जिसके कारण जो जल भराव की स्थिति है वो अधिकतम जो जगह है अहमदाबाद के, खासतौर पर जो रिहायशी इलाके हैं उसमें जल भराव की स्थिति बनी हुई है। दूसरी बात अगर कहें तो पूरे गुजरात का अगर में और इतना अगर जिस तरीके से आप विश्वामित्री नदी के बारे में बात कर रहे थे, वडोदरा में जो वेस्टर्न रेलवे का जो रीजन है वहां कई ट्रेनें भी लेट हुई हैं। विश्वामित्री नदी के ओवरफ्लो होने के कारण कई रिहायशी इलाकों में पानी भी जा चुका है। उसके साथ ही अगर देखें तो जलाशयों की बात करें, 200 से अधिक जलाशय हैं गुजरात में और उसमें अगर देखें तो 72 जलाशयों को रेड अलर्ट, हाई अलर्ट पर रखा गया है और कई जगहों पर चेतावनी दी गई है, क्योंकि अगर जलाशय ज्यादा भर जाते हैं, ओवरफ्लो की स्थिति होती है तो गेट खोलने पड़ेंगे। तो जो लो लाइंग इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा जल भराव की स्थिति हो जाएगी, तो कई लोगों को स्थलांतरित भी किया जा रहा है। अगर इसके साथ ही विद्युत आपूर्ति की बात करें, सड़क मार्ग की यातायात ने कहा है, जो संबंध जो प्रशासक है उन लोगों को कहा गया है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी चीजों की आपूर्ति की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही अगर देखें तो 7,000 से अधिक गांवों में ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हुई थी, जिनमें कई जगहों पर अगर 6,900 के आसपास को छोड़ दे तो तकरीबन काफी ज्यादा गांवों में वापस से बिजली रिस्टोर कर दी गई है। इसके साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि पूरे गुजरात में तकरीबन 92% जो बारिश होनी चाहिए थी वो हो चुकी है। उससे ये देखा जा सकता है कि अच्छी बारिश इस बार गुजरात में हुई है, लेकिन पिछले अगर देखें तकरीबन 2 दिनों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, जिसके कारण ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति और वाटर लॉगिंग की स्थिति रिहायशी इलाकों में और बाढ़ जैसी स्थिति आ गई है। जी मेघना, आप बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से तो काफी मुश्किल हो रही है। मुझे लगता है कि बारिश की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो भी प्रभावित हुई है और आप जहां से बात कर रही हैं शायद वहां पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि अगले 3 दिन तक अगर इस तरह से भारी बारिश होती रही तो क्या सरकार या प्रशासन ने कुछ एहतियात एक्स्ट्रा बरते हैं? ऐसा भी बताया जा रहा है कि राज्य केंद्र सरकार से भी मदद लेने की सोच रही है, क्योंकि स्थिति जमीन पर बहुत खराब दिखाई दे रही है इस वक्त भी। बिल्कुल, स्थिति जो जमीन पर है वो काफी ज्यादा खराब है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की थी इस मामले में और उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया कि केंद्र से जो भी मदद होगी वो भेजी जाएगी। अगर जितनी आवश्यकता होगी उतनी मदद के लिए पूरी तरीके से केंद्र सरकार भी तैयार है। कोस्ट गार्ड की तरफ से मछुआरों को लगातार इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि दरिया में ना जाएं, उनको पूरी तरीके कोस्ट लाइन पर खास तौर पर तैनाती की गई है। कोस्ट गार्ड है वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। उसके साथ ही एहतियात के तौर पर कई जगहों से लोगों को स्थलांतरित किया गया है। 17,000 से अधिक लोगों का रिलोकेशन हुआ है, स्थलांतरण किया गया है उनका। तकरीबन 1700 से अधिक लोगों को बचाया गया है। ऐसी परिस्थिति में कई जगहों पर हमने देखा जैसे गाड़ियां जहां बह जा रही हैं, पशुओं के लिए भी कोशिश की जा रही है कि पशुओं को भी, जो निचले इलाके में पशु हैं उनको ले जाया जाए जो सेफ इलाके हैं वहां पर। उसके साथ अगर देखें तो कई घटनाएं भी हुई हैं और ऐसे खबर भी आ रही है कि कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जैसे ही इसकी पुष्टि होगी हम और ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति कई जगहों पर सौराष्ट्र के खासकर इलाकों में इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसके कारण लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये भी एक कारण है कि स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट को फिलहाल बंद कर दिया गया है, जो क्योंकि वाटर लेवल जो है साबरमती नदी का वो राइज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन जहां पर जो परिस्थिति है, अगर हम देखें जहां पर एक्सीडेंटल अगर देखें तो दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो एक बहुत बड़ा उसमें जो राहत बचाव कार्य है उसके लिए अलर्ट रहना एक बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अगर सड़क मार्ग की बात करें मेघना, तो सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी, डांग, उदयपुर इससे ज़िले में बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा सड़क मार्ग भी बिल्कुल तरह से बंद हैं। तो एक तरह से दूसरे राज्यों से जो आवाजाही होती है, यातायात है, वो भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
ज़्यादातर गुजरात का हिस्सा कारोबार के लिए जाना जाता है, मुंबई इसके साथ लगा हुआ है, तो एक तरह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कारोबारियों को भी, शायद आने जाने वाले आम लोगों को भी। डांग, छोटा उदयपुर, ये जो इलाके हैं ये दक्षिण गुजरात के इलाके हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि नवसारी में सबसे ज्यादा बारिश हुई और अक्सर ये देखा गया है जब मॉनसून चरम पर होता है तो सबसे ज्यादा हो जाती हैं, कई नदियां अपने रूट से भी डेविएट हो जाती हैं, तो बाढ़ जैसी स्थिति लगातार दक्षिण गुजरात में काफी ज्यादा कंसर्न होता है। और उत्तर गुजरात में बनासकांठा जिले में ये एक बड़ा कंसर्न होता है जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। तो 520 अगर प्रिसाइजली देखें तो 523 सड़क मार्ग बंद किए गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली थी उसमें इस बारे में भी बताया गया था। इसको अगर हम देखें तो बैठक में इस बारे में चर्चा भी हुई थी कि ये जो मार्ग बंद है इनको किस तरीके से खोला जाए। और जो भी मौसम विभाग के अधिकारियों द्वारा गुजरात में 2-3 दिन तक जो भी भारी बारिश होगी जहाँ पर रेड अलर्ट। मेघना, बहुत धन्यवाद अहमदाबाद से तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन स्थिति जो है वो गुजरात में बहुत ही गंभीर बनी हुई है, जैसा कि हमने बताया आपको। और मौसम विभाग ने इस पूरे मामले पर एक्स पर जो जानकारी साझा की है वो भी हम आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि over North Gujarat, deep depression over North Gujarat moved westward in past 6 hours, about to 10 km west Patan, about 50 km southwest of Disa in Gujarat, to move slowly towards the west-south across Gujarat region and reach Saurashtra and Kutch and adjoining areas with Pakistan and any Albanian Sea by morning of 29th of August. तो ये 27, 28, 29 ये 3 दिन काफ़ी मुश्किल होने जा रहे हैं गुजरात के लिए। और जिस तरह से भारी बारिश अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है उसका असर ज़मीन पर दिख रहा है। हालांकि राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने सारे इंतज़ाम किए हैं, फिर भी अब बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं। और जो अलग अलग इलाकों से ये खबरें आ रही हैं कि ट्रेन यातायात प्रभावित हुआ है, सड़क यातायात 500 से ज़्यादा राजमार्ग या जो सड़क मार्ग उनको बंद करना पड़ा है, वो काफ़ी चिंता का विषय है। अगले 3 दिन काफ़ी क्रूशियल होने जा रहे हैं गुजरात के लिए। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा में भी जो बाढ़ की स्थिति थी अब वहाँ पर तो थोड़े बहुत सुधार की स्थिति देखने को मिल रही है और कई स्थानों पर पानी का स्तर अब घटने लगा। आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ से ग्रस्त हो गए थे और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई थी और दूरसंचार सहित कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा था। हालात को देखते हुए सेना और एनडीआरएफ के जवानों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया था। बाढ़ से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सहयोग के लिए धन्यवाद किया। भारतीय नौसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हुई क्षति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसका अनावरण सिंधुदुर्ग के नागरिकों के प्रति समर्पण के रूप में 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर किया गया था। राज्य सरकार और संबंधित विशेषज्ञों के साथ नौसेना ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के कारण की तुरंत जांच करने और जल्द से जल्द मूर्ति की मरम्मत और फिर से स्थापित करने के लिए कदम उठाने के लिए एक टीम की प्रतिनियुक्त की है। और इस घटना पर दुख जताते हुए महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज पहले राजा थे जिन्होंने स्वराज की स्थापना की। उन्होंने कहा कि प्रतिमा 28 फीट ऊंची थी, लेकिन लोगों ने 100 फीट की प्रतिमा बनाए जाने की मांग की है। इसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा की भी बात कही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली के कथित आबकारी नीति से जुड़े हुए जो सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज के लिए ये जो तारीख को बढ़ा दिया था। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मामले की तारीख को 27 अगस्त तय करते हुए कहा था कि अदालत को उसी दिन केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर ईडी के पूरक आरोप पत्रों पर भी विचार करना है।
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त को दो मामलों में जमानत देने से इनकार करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली कविता की याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि वह प्रथम दृष्टया अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। सीबीआई और ईडी ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। और स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 2 और 7 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 जुलाई को विभव को जमानत देने से इनकार कर दिया था। विभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। उन्हें 28 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे जेल में बंद हैं। पश्चिम बंगाल में आज यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन विभिन्न शहरों में किया जा रहा है। ऐसे में राज्य में जो नवन्ना अभिजन विरोध मार्च की वजह से यातायात बाधित होने से परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र में पहुंचने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी के वजह से नेट की परीक्षा की तिथि को एक दिन आगे बढ़ा दिया गया था। भारत और ब्राजील के बीच 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दोनों पक्ष समग्र रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा ब्राजील के विदेश मंत्री वियरा का आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिंगापुर में आयोजित भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में सिंगापुर की ओर से गण किम योंग, उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री डॉक्टर विवियन बालाकृष्णन, विदेश मामलों के मंत्री के षणमुगम, गृह मामलों के मंत्री जोसेफिन टेओ, डिजिटल विकास और सूचना मंत्री डॉक्टर टैन सीलिंग, जनशक्ति मंत्री ची होंग टैंग ने इस बैठक में हिस्सा लिया। मंत्रियों ने भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। खासतौर पर ISMR की नई दिल्ली में आयोजित पहली बैठक के दौरान तय किए गए क्षेत्र डिजिटाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार करने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए 2 नए स्तंभ, उन्नत विनिर्माण यानी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी को जोड़ने का भी फैसला लिया गया। मंत्री पारंपरिक रूप से सुविधाजनक समय पर भारत में ISMR का अगला दौर आयोजित करने पर भी सहमत हो गए हैं। आपको बता दें कि भारत और सिंगापुर एक दूसरे के अहम साझेदार हैं। दोनों देशों ने अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि नए जिलों के निर्माण से सुविधाओं और अवसरों को लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। थैंक यू बोलना चाहता हूँ मोदी जी और अमित शाह जी और जयमाल सिंह नमग्याल जी, तीनों को बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बोले जाए तो अभी खास से खास हम जांस्कर वासियों के लिए हम जब पहले से बहुत सालों पहले से हम लोग बहुत उम्मीद था कि हम लोग को एक डिस्ट्रिक्ट चाहिए था, इसलिए हम लोग जांस्कर वासियों के बहुत अच्छा हुआ कि अभी ये डिस्ट्रिक्ट मिलने से बहुत अच्छा हुआ। यहाँ में रजिस्टर करना होता है जो भी काम, वो अभी आसान हो जाएगा। लद्दाख के खासकर जांस्कर और नुब्रा की ये डिमांड पहले से रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का, तो वो फुलफिल होना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम तो खुश है कि अच्छा ही होगा बॉर्डर के लोगों के लिए, टाइम बचेगा, एजुकेशन अच्छा होगा और खासकर जो रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज है।
और लद्दाख के चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी ताशी ग्याल्सन ने 5 नए जिलों के निर्माण पर कहा कि यह निर्णय लद्दाख के लोगों के लिए ऐतिहासिक है। स्थानीय लोग वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे। मैं समझता हूँ यूटी बनने के बाद से जो है, जो बॉर्डर में जो बॉर्डर स्ट्रेंथन, बॉर्डर के सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होने में जो काम हुआ है ना जी, आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं। जो पहले इतने सालों में नहीं हुआ वो इतने शॉर्ट स्पेन में, और उसके पीछे विजन था हमारे प्राइम मिनिस्टर का। और जो है वहाँ की सीमा तभी सुरक्षित रह सकता है जब सीमा पे बैठने वाले लोग आप जो है सुरक्षित के साथ साथ वो आप प्रोग्रेस करेंगे। इसी विचार के साथ जो है इन डिस्ट्रिक्ट को भी, जो बॉर्डर इलाके में जो डिस्ट्रिक्ट बन रहा है उस विचार के साथ बनाया। तो पूरे बॉर्डर एरिया को एक लंबे दूर अंदेश सोच के साथ जो है ये सारा स्ट्रेटेजिकली कर रहा है। यूपीएस पेंशन को लेकर के रेलवे विभाग में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम NAR आदित्य कुमार ने कहा कि सरकार ने यूपीएस लागू कर कर्मचारियों की मांग पूरी की है। उन्होंने इसे कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए अच्छा कदम बताया है। ये जो यूपीएस है, जो रिटायरीज मानिए 2004 जब एनपीएस शुरू हुआ था और 2025 के बीच में भी रिटायर किए हैं, उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। और जो अरियर्स हैं अगर होते हैं पास पीरियड के, तो वो विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीपीएफ में रहता है उस इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे। ये एक ऑप्शन सारे एम्प्लॉयज़ को लेना पड़ेगा। एनपीएस में जो हैं वो एनपीएस में आना चाहते हैं या यूपीएस में, और जो नए हैं वो भी, बट वन टाइम ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे कर सकें। और चॉइस वंस एक्सरसाइज्ड विल बी फाइनल, तो उसमें कोई वो नहीं है। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज़। एम्प्लॉई जो अभी भी 10% देता है उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं इंक्रीज़ करेगी इसमें यूपीएस में, बट जो सरकार की कंट्रीब्यूशन है वो 14 से 18.5% तक इंक्रीज़ करी जाएगी। और इसको जो है लागू किया जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। और उसके लिए जो भी नेसेसरी रेगुलेटरी, लीगल और अकाउंटिंग चेंजेस हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। और इसके बाद ये तो भी कैबिनेट डिसीजन था, अब बाकी। और यूपीएस से रेलकर्मी भी काफ़ी उत्साहित हैं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सरकार के द्वारा लागू की गई स्कीम रेल कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगी। सरकार मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है, यूपीएस, उसको लेकर के आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी 1/1/2004 के बाद लागू हुई थी, ये जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये 1/4/2025 से लागू होगी। इस पूरी पेंशन स्कीम के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला यह है कि इसमें पेंशन को अश्योर कर दिया गया है। अश्योर्ड पेंशन स्कीम हम इसको कह रहे हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी के लास्ट 12 मंथ की बेसिक का 50% प्लस डीए जो बनेगा वो पेंशन के रूप में उसको अश्योर करके दिया जाएगा। और दक्षिण रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी प्रवीण नाम्बियार ने केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई पेंशन स्कीम यूपीएस की प्रशंसा की है। प्रवीण ने बताया कि नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी और उनके परिवार का विशेष ध्यान रखा गया है और इस निर्णय से वे काफ़ी खुश हैं। Happy to express our sincere gratitude for the launch of new pension scheme by the central government. This is a profound result of all the initiative of supporting the central government employees, including those in railway sector. The benefits like family protection and future financial security is a key benefits of the new pension scheme called UPS. We express our sincere gratitude for the implementation and leadership of Mr. Narendra Modi ji, our Prime Minister, and the Railway Minister Ashwini Vaishnav for this implementation of the scheme. Under their guidance, this stands as the government's testament to the government's resolve, more secure and financial support to all the central government employees. We express our sincere gratitude for the implementation of the new UPS scheme by the central government to support the financial and social security of all the government employees, including those in railway sector. अब मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाइडेन हैरिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जुकरबर्ग ने दरअसल बाइडेन प्रशासन पर सेंसर करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड संबंधी पोस्ट को हटाने के लिए बाइडेन प्रशासन ने बार बार दबाव बनाया। जुकरबर्ग ने कहा कि बाइडेन सरकार ने प्रशासन से जुड़े कई मुद्दों से संबंधित कंटेंट को सेंसर करने का दबाव डाला था। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल इस प्रतियोगिता के शुरुआती दौर के मुकाबले खेले जा रहे हैं। नोवाक जोकोविक ने पहले दौर में मोल्दोवा के रोडू अल्बोर्ट को सीधे सेट्स में 6-2, 6-2, 6-4 से हरा दिया। यूएस ओपन में भारत के सुमित नागल का सफर पहले ही दौर में हार के साथ समाप्त हो गया है।
सुमित को डच खिलाड़ी टैलन ग्रिक्सपूर ने 6-1, 6-3, 7-6 से हरा दिया था। समाचार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।